कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्पेन का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है मिच रैप। और मिच स्पेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने आया है जिसका नाम है कैटरीना और ये दोनों बहुत दिनों से रिलेशन में है और मिच वाकई में प्यार करता है कैटरीना से, इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे शादी के लिए पूछता है। और जब कैटरीना हाँ कहती है तब वो उसे एक नेकलेस देता है जिसमें उसने एक अंगूठी लगा रखी है। और अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि ये दोनों ही शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। इसीलिए मिच अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो ड्रिंक लेने जा रहा है और वो जल्दी ही चला जाता है ड्रिंक लेने। तभी वो देखता है कि यहाँ पे हर तरफ आतंकवादी भर चुके हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं और अब वो एक एक करके सारे के सारे मासूम लोगों को मार रहे हैं और हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। इसीलिए मिच जाने लगता है कैटरीना की तरफ। तभी एक गोली आकर के उसे भी लग जाती है और मिच नीचे जमीन पे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो जाने लगता है कैटरीना की तरफ। तभी एक आतंकवादी कैटरीना को मार देता है और मिच ये सारी चीजें देखता रह जाता है और वो भी नीचे घायल पड़ा होता है और उसकी आंखों के सामने ही कैटरीना दम तोड़ देती है जिससे मिच टूट जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और 18 महीने का वक्त बीत जाता है। तब हम फिर से मिच को देखते हैं और हमें पता लगता है कि जब से कैटरीना की मौत हुई है तब से मिच बदले की आग में जल रहा है और वो अपने आप को तैयार कर रहा है एक बड़े युद्ध के लिए, ताकि जिन लोगों ने कैटरीना को मारा है वो उन्हें मौत के घाट उतार सके। इसीलिए वो हर रोज अपने आप को तैयार करता है। वो मार्शल आर्ट सीखता है और उसके साथ साथ वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस भी करता है और प्रैक्टिस के अलावा उसका जितना भी वक्त बचता है वो उस ग्रुप को ढूंढने में लगाता है कि आखिर कौन से ग्रुप ने वहाँ पे हमला किया था। और वो बार बार कोशिश करता है कि वो कैसे भी उनके ग्रुप में शरीक हो सके। तभी थोड़े दिनों के बाद उसे एक अदनान नाम के आदमी के बारे में पता लगता है जो उस ग्रुप का मुखिया है। इसीलिए मिच अदनान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके ग्रुप में शामिल हो सके। तभी अदनान उससे बात करता है और मिच उसे बताता है कि वो अमेरिका से नफरत करता है और वो यहाँ पे तबाही मचाना चाहता है। फिर अदनान एक के बाद एक सवाल उससे पूछने लगता है और मिच उसके सवालों के जवाब देता है, लेकिन अदनान को अभी भी मिच पे भरोसा नहीं है। लेकिन मिच उसे हर रोज कन्विंस करने की कोशिश करता है और इसी बीच जब वो प्रैक्टिस पे जाता है तब प्रैक्टिस के बीच वो अपना आपा खो देता है और वो अपने अपोनेंट को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है। तब उसका कोच उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि उसे अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ेगा वरना उसके लिए मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन मिच यहाँ पे प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है, इसीलिए उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घर आकर के फिर से अदनान से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम सीआईए के ऑफिस को देखते हैं और हमें पता लगता है कि जब से मिच ने अदनान से कांटेक्ट किया है तब से वो सीआईए की नजर में आ चुका है और अब दिन रात सीआईए नजर रख रही है मिच पे। तभी मिच फिर से कांटेक्ट करता है अदनान से और इस बार वो उसे कन्विंस कर लेता है। तब अदनान उसे मिलने के लिए लिबिया बुलाता है और मिच बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाता और वो लिबिया पहुंच जाता है। तब अदनान के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक टेबल पे बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करके पूछने लगते हैं कि क्या वो किसी से मिला तो नहीं है। लेकिन मिच इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो अपने हाथों को खोलने लगता है ताकि वो यहाँ पे अदनान को मार सके। तभी देखते ही देखते यहाँ पे सीआईए वाले हमला कर देते हैं और वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं और वो अंत में अदनान को भी मार देते हैं। लेकिन इस चीज को देखने के बाद मिच पागल होने लगता है क्योंकि वो अदनान को अपने हाथों से मारना चाहता था। इसीलिए वो पास में पड़ी हुई चाकू उठाता है और उससे बार बार अदनान को स्टैब करने लगता है। लेकिन अब सीआईए वाले उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के वापस लाते हैं अमेरिका। तब उसे इंट्रोगेट किया जाता है और एक ऑफिसर उससे कहता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किनके चंगुल में फंसे थे, अगर हम आने में थोड़ी सी भी देरी करते तो वो लोग तुम्हें मार देते, आखिर तुम वहाँ पे क्यों गए। तब मिच कहता है कि मैं इस चीज की वर्षों से तैयारी कर रहा था, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के मौत का बदला लेना था। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्पेन में मेरी गर्लफ्रेंड को मारा था और मैं उन्हें कैसे भी मारना चाहता था। तभी ऑफिसर कहता है कि तुम्हें इसके लिए सजा मिल सकती है और हम तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। तब मिच कहता है कि आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि इतने दिनों में आप कभी भी अदनान को नहीं ढूंढ पाए और ना ही अगले कुछ समय में उसे ढूंढ पाते, लेकिन सिर्फ मेरी मदद से आप लोग वहाँ तक पहुँच सके और आप लोगों ने मुझे ट्रेस किया, तभी आप लोगों को अदनान का पता मिला और इस चीज के लिए आप मुझे पनिश करना चाहते हैं। आपका कोई भी सीआईए एजेंट वहाँ तक नहीं पहुँच सका जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। तभी इन बातों को सुनने के बाद ये आदमी चुप हो जाता है और कहता है कि तुम्हें 30 दिन के आइसोलेशन में रखा जाएगा और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब एक दिन मिच के पास आती है सीआईए की डिप्टी डायरेक्टर जिसका नाम है इरीन। फिर इरीन यहाँ पे मिच से कहती है कि मैंने तुम्हें उस केस के दौरान देखा था और जिस तरीके से तुम अदनान तक पहुँचे वो काम वाकई में काबिले तारीफ है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी काबिलियत जेल में जाकर के बर्बाद हो। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सीआईए के साथ काम करो और हमारे ब्लैक ऑपरेशन को ज्वाइन करो जिसका कोड नेम है ओरायन और हम तुम्हें सही तालीम देंगे और तुम्हें बताएंगे कि सीआईए कैसे काम करती है। फिर तुम ऐसे आतंकवादियों को मार पाओगे जो दुनिया में तबाही फैला रहे हैं और वो ऐसे आतंकवादी हैं जो बार बार मासूम लोगों को मारते हैं जैसे उन लोगों ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा था। इसीलिए अगर उन्हें पहले नहीं रोका गया तब वो और भी लोगों को मारेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद मिच भी सीआईए ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। तब इरीन उसे लेकर के जाने लगती है और लेकर के आती है जंगल के बीचों बीच। तब यहाँ पर हम देखते हैं स्टैन हार्ली को और हार्ली ही ब्लैक ऑपरेशन का हेड है जो सारे के सारे नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देता है। लेकिन जैसे ही मिच उससे मिलता है स्टैन कहता है कि मैं तुम्हारे पुराने कामों से कभी प्रभावित नहीं होऊंगा, इसीलिए अगर तुम्हें मुझे प्रभावित करना है तब यहाँ पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच
कॉलेज, जहाँ पे सारे के सारे नए रिक्रूटर होते हैं और अब स्टैन इन्हें लड़ना सिखाता है। फिर मिच जैसे ही स्टैन पे हमला करता है, स्टैन उसे बड़ी ही बेरहमी से पीट करके नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और एक बार फिर से ये लोग खड़े हो जाते हैं। तब स्टैन विक्टर नाम के आदमी को सामने बुलाता है और वो मिच को भी बुलाता है और इन दोनों को लड़वाता है। लेकिन मिच यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो विक्टर से लड़ने लगता है। लेकिन विक्टर भी यहाँ पे अपना पूरा कमाल दिखाता है और ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और बीच बीच में स्टैन इन्हें समझाते रहता है कि लड़ाई के दौरान इन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये दोनों ऐसे ही लड़ते हैं और इनका आज का सेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अब इनका अगला सेशन है शूटिंग का, जब इन्हें एक वर्चुअल प्रोग्राम में डाला जाएगा और इन्हें वर्चुअल शूटिंग करनी है। और स्टैन इन्हें बार बार इमेजेस देते रहता है और वर्चुअल प्रोग्राम में अभी ये लोग एक क्राउड के बीच में है और इन्हें जिस आदमी को कहा जाता है इन्हें सिर्फ उसी को मारना है। लेकिन जैसे ही मिच यहाँ पे अदनान को देखता है वो अपना आपा खो देता है और वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब स्टैन उसे रोकता है और कहता है कि इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो, लेकिन तुम्हारा जरा सा भी कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस के ऊपर। इसीलिए अब इन सबको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। लेकिन मिच तब भी नहीं रुकता, उसे शॉक्स लगते जाते हैं। फिर भी अदनान पे गोली चलाते जाता है और इस चीज को देखने के बाद ये सारे लोग हैरान होते हैं कि आखिर मिच क्या कर रहा है। तभी हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं ईरानियन एम्बेसी को, जहाँ पे CIA के एजेंट्स भी होते हैं। और हमें पता लगता है कि रशिया से बहुत सारा प्लूटोनियम चोरी हुआ है जिससे कोई भी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। इसीलिए अब सारे देशों की परेशानियां बढ़ रही हैं और वो जल्द से जल्द पता लगाना चाहते हैं कि वो सारा का सारा प्लूटोनियम कहाँ गया। और CIA और बाकी लोग यहाँ पे ईरानियन गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं और उन्हें लगता है कि वो प्लूटोनियम ईरान गया है, लेकिन ईरानियन इस बात को खारिज कर देते हैं। तो फिर सारे लोग अपने अपने खोज को जारी रखते हैं। तभी हमारे सामने पोलैंड का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक वैन को देखते हैं और इस वैन के अंदर प्लूटोनियम की डील हो रही है। और अभी जो आदमी इस प्लूटोनियम को खरीद रहा है उसका नाम है घोस्ट। तभी कुछ पुलिस वालों को इन पे शक हो जाता है, इसीलिए वो वैन के अंदर चले आते हैं और घोस्ट से सवाल जवाब करने लगते हैं। फिर जब घोस्ट देखता है कि यहाँ का मामला खराब हो रहा है तब वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। सबसे पहले वो पुलिस वालों को मारता है, उसके बाद जितने लोग इस प्लूटोनियम को बेचने आए थे उन्हें मारता है और अब सारा का सारा प्लूटोनियम उसका हो जाता है। फिर घोस्ट बहुत ही जल्दी यहाँ से भागता है, लेकिन एक CCTV में ये फुटेज कैद हो जाती है। तभी हमारे सामने वर्जीनिया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं स्टैन को। और स्टैन जब न्यूज देखता है तब न्यूज में वो घोस्ट की शक्ल देख लेता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि घोस्ट पहले नेवी सील में था और सबको लग रहा था कि घोस्ट की मौत हो चुकी है। लेकिन अब स्टैन को पता लगा कि घोस्ट अभी भी जिंदा है और अभी सारा का सारा प्लूटोनियम उसी के पास है। इसीलिए अब स्टैन की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं क्योंकि वो जानता है कि घोस्ट कितना खतरनाक आदमी है। इसीलिए वो सबसे पहले मिलता है इरीन से और इरीन को पूरी बात बताता है। तब इरीन कहती है कि जल्दी से अपनी टीम को लेकर के निकलो और जितनी जल्दी हो सके मुझे वो प्लूटोनियम चाहिए। इसीलिए स्टैन अपनी टीम बनाता है और वो विक्टर और मिच को लेकर के निकलने लगता है। तभी इनकी टीम को एक और एजेंट ज्वाइन करती है जिसका नाम है अनिका और ये सारे लोग निकल पड़ते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं टर्की। और वहाँ पे इन्हें पता लगता है कि घोस्ट एक आदमी को ये प्लूटोनियम बेचने वाला है जिसका नाम है शरीफ। इसीलिए अब अनिका और मिच शरीफ पे नजर रखने लगते हैं और वो बड़ी ही चालाकी के साथ उसका फोन भी चुरा लेते हैं और इन्हें पता लग जाता है कि इनकी डीलिंग कब होने वाली है। और इन्हें एक कैफे के बारे में पता लगता है जहाँ पर घोस्ट और शरीफ मिलने वाले हैं। इसीलिए विक्टर और मिच वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो शरीफ पे नजर रखने लगते हैं। तभी घोस्ट यहाँ पे देख लेता है विक्टर को और वो पहचान जाता है कि एक CIA एजेंट है। इसीलिए घोस्ट उसके सामने आता है और उसे स्टैब कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर देखते ही देखते यहाँ पे विक्टर की मृत्यु हो जाती है, जिस चीज को देखने के बाद मिच आग बबूला हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्टैन को ये बात पता लगती है वो कहता है कि हम इस मिशन को यहीं पे रद्द कर रहे हैं, इसीलिए सारे के सारे लोग वापस आ जाओ। लेकिन मिच अब यहाँ पे स्टैन की बात नहीं सुनता और वो शरीफ के पीछे भागने लगता है। लेकिन शरीफ यहाँ से भाग जाता है। तब मिच उसके असिस्टेंट को पकड़ लेता है जिसका नाम है कामिल और कहता है कि मुझे शरीफ के पास लेकर के चलो। इसीलिए वो उसे लेकर के जाता है शरीफ के अपार्टमेंट पे। तब मिच एक एक करके उसके गार्ड्स को मारने लगता है और उन सबको मारने के बाद वो पहुंचता है शरीफ के पास और अंत में उसे भी मार देता है और उसे मारने के बाद उसका लैपटॉप लेकर के वापस आता है। तब स्टैन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि कोई तरीका नहीं है CIA के काम करने का, तुम पूरे के पूरे मिशन को खतरे में डाल सकते हो और अपने पूरे साथियों के जान को भी। और इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मिशन को पूरा किया है और तुमने शरीफ को मारा है, सिर्फ ये बात मायने रखती है कि तुमने कितना ऑर्डर फॉलो किया और तुम कितने कायदे से चले। इसलिए हम अभी के अभी इस मिशन को छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं। तभी यहाँ पे इरीन आ जाती है और कहती है कि अब घोस्ट ने अपना इरादा बदल दिया है। वो पहले प्लूटोनियम को बेचने वाला था, लेकिन अब वो उसे नहीं बेचेगा, वो उसे असेंबल करेगा ताकि वो तबाही मचा सके। लेकिन वो अकेले न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता, इसीलिए प्लूटोनियम को असेंबल करने के लिए उसे एक फिजिसिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमें लगता है कि वो रोम जाने वाला है जहाँ पे उसे वो फिजिसिस्ट मिलेगा। इसलिए तुम अपनी टीम को लेकर के अभी के अभी रोम के लिए निकल जाओ। और अब इन बातों को सुनने के बाद स्टैन भी अपनी टीम को लेकर के रोम के लिए निकल जाता है। तब रोम में अनिका उसे बताती है कि वो एक फॉरेन एजेंट है ईरान की और वो उनके लिए काम कर रही है।
ताकि वो उस न्यूक्लियर हथियार के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सके। तभी हम घोस्ट को देखते हैं जो मिलता है मिनिस्टर बहरोज से, और वो बहरोज के लिए यहाँ पे सारे के सारे न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो अमेरिका में तबाही फैलाना चाहता है। तभी हम स्टैन को देखते हैं जो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम है आशानी, और अब आशानी स्टैन को बताता है कि ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान बहरोज का है और घोस्ट उसी के इशारे पे चल रहा है। और अभी आशानी कुछ और बताता, उससे पहले घोस्ट उसे गोली मार देता है और फिर वो एक गोली मारता है स्टैन के पैर में और उसे किडनैप कर लेता है और अपने वेयर हाउस पर ले जा करके उसे टॉर्चर करने लगता है। तब स्टैन उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो कहता है क्योंकि मैं अमेरिका से बदला लेना चाहता हूँ। मैंने ताउम्र अमेरिका की सेवा की और उनके मिलिट्री में था, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं मरता रहा और उन्होंने जरा सा भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब मैं तबाही मचाना चाहता हूँ, और तबाही मचाते मचाते मुझे पता लगा कि मैं कितने सारे पैसे कमा सकता हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे स्टैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम पैसे के लिए मासूम लोगों को मारोगे? तुमसे बड़ा जाहिल आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। तभी हम मीच को देखते हैं जो जाता है इरीन के पास, और अब इन्हें पता लगता है कि स्टैन को बंदी बना लिया है घोस्ट ने। लेकिन इरीन यहाँ पे मीच को कहती है कि अब तुम्हें अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। तब इस बात को सुन के मीच परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर हम लोग चले गए तब स्टैन को कौन बचाएगा? तब इरीन कहती है कि वो सारी चीजें तुम्हें स्पेशल फोर्सेस पे छोड़ दो, वो कर लेंगे, तुम्हें अब वापस जाना है। और इरीन यहाँ पे ये भी बताती है कि उन लोगों ने अनिका को पकड़ लिया है, क्योंकि उन्हें अनिका की सच्चाई पता लग चुकी है। तब मीच यहाँ से निकल जाता है और वो सबसे पहले जाता है अनिका के पास और उसे इनके चंगुल से छुड़ाता है और कहता है कि अब हमें स्टैन को बचाने जाना है क्योंकि घोस्ट ने उसे बंधक बना लिया है। तभी इरीन इन सारी चीजों को देख लेती है कि मीच ने अनिका को छुड़ा लिया और अब वो उस जगह पे जा रहा है जहाँ पे घोस्ट ने बंधक बना करके रखा हुआ है स्टैन को। इसीलिए वह स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट कर देती है और कहती है कि तुम लोग तब तक हमला नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूँ। तभी हम घोस्ट को देखते हैं जो जाता है स्टैन के पास और वो CIA के हर एक एजेंट के बारे में पूछने लगता है कि अब वो लोग कहाँ पे हैं और कहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टैन इन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी यहाँ पे बहरोज आ जाता है और वो घोस्ट को कहता है कि अपनी पूछताछ जल्दी खत्म करो। तब इस बात को सुनने के बाद घोस्ट गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बंदूक उठाता है और बहरोज के साथ साथ उसके सारे गार्ड्स को मार देता है। तभी दूसरी तरफ से अनिका और मीच यहाँ पे आ चुके हैं और ये दोनों अलग अलग हिस्से में बट जाते हैं और मीच एक एक करके सारे लोगों को मार करके अंदर जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे घोस्ट के लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है और कहीं वो अकेला उन्हें ना हरा पाए। और इरीन भी इन सारी चीजों से वाकिफ होती है, इसीलिए वो ऐन वक्त पे अंदर स्पेशल फोर्सेस को भेज देती है जो अब घोस्ट के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अब घोस्ट भी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तभी मीच पहुंचता है स्टैन के पास और वह स्टैन को छुड़ाने लगता है। तब स्टैन कहता है कि घोस्ट के पीछे जाओ, क्योंकि अगर जल्दी उसे नहीं रोका गया तब वो न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। इसीलिए अब मीच उसके पीछे जाने लगता है। तभी घोस्ट पकड़ लेता है अनिका को और वो मीच को रुकने के लिए कहता है। तब अनिका उसे कहती है कि इसके बातों में मत आना, और इतना कहने के बाद अनिका अपने आप को खुद गोली मार लेती है ताकि मीच घोस्ट को पकड़ ले। लेकिन अब घोस्ट एक बार फिर से यहाँ से भागने लगता है और अनिका के मौत से मीच बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, इसलिए वो घोस्ट का पीछा करने लगता है। तब मीच को पता लगता है कि घोस्ट अमेरिकन नेवी के पास जा रहा है ताकि वो उनके पास न्यूक्लियर हथियार छोड़े और उनके सारे के सारे जहाजों को तहस नहस कर दे। इसीलिए मीच कूदता है घोस्ट के जहाज पे और ये दोनों लड़ने लगते हैं और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन मीच यहाँ पे अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करता है कि वो ज्यादातर लोगों से बेहतर है। इसीलिए अंत में वो घोस्ट को मार गिराता है और उसके जहाज को लेकर के उल्टी दिशा में चलने लगता है ताकि वो अमेरिकन नेवी से दूर हो जाए। और जब वो समंदर के बीचों बीच होता है तब वो समझ जाता है कि उसे न्यूक्लियर हथियार को यहीं पे छोड़ना है। तभी नेवी वाले यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं और मीच हेलीकॉप्टर को पकड़ करके जहाज को छोड़ देता है। और वो जैसे ही यहाँ से निकलता है समंदर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे यहाँ पे सुनामी आ जाती है। लेकिन नेवी के सारे जहाज सुरक्षित होते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हम फिर से स्टैन को देखते हैं जो अब लगभग रिकवर कर चुका है। तब इरीन उससे पूछती है कि मीच कहाँ पे है, लेकिन स्टैन उसे कुछ भी नहीं बताता। और हम देखते हैं कि मीच अपनी छुट्टियां मना रहा है दुबई में। तभी स्टैन टीवी पे देखता है कि ईरान के राष्ट्रपति CIA पे सवाल उठा रहे हैं कि न्यूक्लियर हमले में इनका हाथ था और ये वही टीम है जिन्होंने प्लूटोनियम को चुराने की कोशिश की थी। तभी हम ईरानियन प्रेसिडेंट को अब देखते हैं दुबई में और वो एक होटल में चेक इन करते हैं। तभी होटल में हम मीच को देखते हैं, वो भी राष्ट्रपति के सामने। और इन सबको देख के मीच मुस्कुराता है और हमें समझ में आ जाता है कि मीच अब अपने अगले मिशन पे है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।